स्टेम इट इज टू सपोर्ट द शूट सिस्टम ऑफ प्लांट। ठीक है, ये किस लिए होती है? इट इज टू सपोर्ट शूट of plant and provides a linkage for all the various organs, जैसे कि लीव्स हैं, इन सब के लिए वो क्या करती है? एंकरेज का काम करती है कि नहीं? एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एंकरेज for ये site of photosynthesis, that is leaves और flowers, reproductive parts हैं जो कि flowers, and fruit क्या है? which contains future plant, जो कि seed होता है। so इन सब के लिए encourage का काम करती है। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि रूट एंकरेज किस चीज़ को करती है? रूट एंकर करती है प्लांट को फ्रॉम सॉइल से, कि प्लांट भाग ना जाए। ऐसे ही शूट क्या, ये स्टेम क्या करेगी? एंकरेज करेगी। तो ये ऊपर का पार्ट है। इसमें हम लोगों ने देख लिया था कि लीफ भी लग सकती है, और जो लीफ है जो रिबन के मिडिल में होगी उसे क्या कहेंगे? मिड रिब। जो इसको इससे कनेक्ट करेगी उसे क्या कहेंगे? पीटियोल कहेंगे। और इसके इधर में जो निकली रहेगी उसे क्या कहेंगे? एक्सिलरी बड। ठीक है, कई बार लीफ में दोनों तरफ यहाँ पर और क्या निकला रहेगा? एक ऐसे लीफ का ही कुछ पार्ट निकला रहेगा, उसको स्टिप्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? सो इट इज स्टिप्यूल होगा। अब यहाँ पर जो मिड रिब से निकला रहेगा वो कुछ भी हो सकता है, या वो ऐसे बहुत सारा जाइलम और फ्लोएम को करने के लिए, जैसे नसें होती हैं तो वो वेन्स होगा। क्या होगा? वेन्स। समझ में आ गई बात? कभी कभी ये सब तो बात हो गई, ये चीज़ निकली रहेगी। इसी स्टेम से कभी कभी फ्लावर भी निकला रहेगा कि नहीं? और फ्लावर में क्या होगा? क्या नीचे इस तरीके के पार्ट होंगे फ्लावर में, और फिर उसके ऊपर क्या होंगे? उसके पेटल्स होंगे जो कि कलरफुल होंगे। तो अगर इस तरीके से उसमें पेटल्स हो गए, और नीचे उसका कैसा पार्ट है बताओ? ये पेटल्स हो गए, और नीचे क्या है? कि सेपल है। ये क्या है? ये सब क्या है? सेपल है, जो कि बड में शुरू में पूरी तरीके से इसको इनक्लोज करते हैं। और यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट निकला रहता है वो क्या होगा? कभी कभी निकला रहेगा, कभी नहीं निकला रहेगा। लेकिन निकलने के भी अलावा यहाँ पर एक एक्सिलरी बड अवश्य होगी। जैसे यहाँ पे एक एक्सिलरी बड दिखाई थी, तो क्या यहाँ भी एक्सिलरी बड होगी? और ये जो है अगर फ्लावर है तो इस केस में इसे क्या कहेंगे बताइए? दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट। क्या कहेंगे बताओ? ब्रैक्ट कहेंगे कि नहीं? तो किसी किसी फ्लावर में ये हो भी सकता है, और किसी किसी फ्लावर में ये नहीं भी हो सकता है। अगर फ्लावर में इफ प्रेजेंट तो फ्लावर को क्या ब्रैक्टेट कहेंगे? और फ्लावर में नहीं प्रेजेंट है इस तरीके की लीफ जैसा स्ट्रक्चर, तो उसे क्या कहेंगे? ई ब्रैक्टेट। बोलो।
हाँ नहीं तो बोलो। इफ प्रेजेंट देन सच फ्लावर्स आर कॉल्ड। ब्रैक्टेट, ब्रैक्टिएट। और इफ नॉट प्रेजेंट, मान लीजिए यदि ये प्रेजेंट नहीं हुआ तब क्या करोगी, तब क्या कहोगी? इफ ब्रैक्ट नॉट प्रेजेंट देन ई ब्रैक्टिएट। अच्छा, अब जो यहाँ पिटियोल कहा था इसे क्या कहेंगे? क्या पेडिसेल? ये पेडिसेल हो गया, उधर पिटियोल, इसे पेडिसेल। बहुत सारे पेडिसेल जिसमें लगे हों तो पेडंकल कहेंगे। बहुत सारे पेडिसेल, बहुत सारे फ्लावर जिस गुच्छे में लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? पेडंकल। अच्छा, ये क्या है? क्या सेपल है? और ये क्या है? क्या पेटल है? सेपल के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्या कैलिक्स? पेटल के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्या कोरोला? अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे एंथर होंगे, तो उनके ग्रुप को क्या कहोगी? एंड्रोइशियम। एंथर के ग्रुप को क्या कहेंगे? एंड्रोइशियम। और ऐसा भी हो सकता है कि कैलिक्स सिंगल भी हो और या ग्रुप में हो, गुच्छे में भी हो सकता है। लेकिन जैसा भी कैलिक्स होगा, सिंगल भी होगा, कई बार गुच्छे में भी होगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो ओवरी और ये सब है। इस चीज़ को कहेंगे, ये जो हमारा कैलिक्स है तो उसको कहेंगे गाइनोइशियम। ठीक है, एंडर मीन्स मेल, गाइन मीन्स फीमेल, तो गाइनोइशियम। इतनी बात समझ में आ गई। और ये बीच में क्या है? स्टेम। इसी स्टेम पे फ्लावर लगेगा, इसी पर क्या लगेगा? वेन लगेगा। एक्सिलरी बड ये है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ये हाईली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनी है प्योरली, ये किसी में कन्वर्ट हो सकती है। या तो जो एक्सिलरी बड है वो आगे चल के, ये तो इसमें लीफ है, लीफ होगी, ये एक्सिलरी बड है, तो ये आगे चल के अगर ऐसे बन जाती है सपोर्ट के लिए तो टेंड्रिल भी हो सकती है। अगर सपोर्ट दे दे, किसी में लिपट जाए तो क्या कहलाएगी? टेंड्रिल। और कभी कभी यही एक्सिलरी बड कभी कभी स्पाइन बन जाएगी कांटे की तरह, रोज में हो जाएगा। क्या बन जाएगी? कन्वर्ट इनटू, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पाइन। तो ये सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो सकती है। दीज आर एक्सिलरी बड्स। एक्सिलरी बड तो अगर स्पाइन में भी कन्वर्ट हो सकती है, कहीं कहीं पर रोज में हो जाती है। लीफ हो जाए तो वो कैक्टस है, एक्सिलरी बड हो जाए तो रोज में हो जाती है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक्सिलरी बड से नई ब्रांचेस भी निकल आए, या ऐसा भी हो सकता है कि एक्सिलरी बड से न्यू प्लांट भी निकल आए और फिर वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रहने लगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। हाउएवर स्टेम इज डिवाइडेड into various nodes and internodes. The part from where auxiliary buds and other accessories, जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं या लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं, वो सेकेंडरी स्टेम भी कह सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ब्रांचेस भी बोल सकते हैं, स्टेम से ब्रांचेस हैं। तो ये नोड हुआ, और जहाँ से कुछ न निकले उसे क्या कहते हैं? इंटरनोड। So node are the parts from which different appendages propagate, जिसमें से दूसरे पार्ट प्रोपेगेट करें, वहाँ से उसे क्या कहेंगे? कि स्टेम हैज ए नंबर ऑफ नोड्स।
stem has a number of nodes from which different कोई भी ब्रांचेज होंगी, इसे अपेंडेजेस भी कह सकते हैं। जो चीज़ बाहर निकले उसे अपेंडेजेस कहते हैं। हम लोगों के 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स, तो इसमें डिफरेंट ब्रांचेस कम आउट, उसे नोड कहते हैं। विद एवरी ब्रांच वन एक्सिलरी बड ऑलवेज प्रोपगेट्स, हर ब्रांच के साथ क्या होगा, वन एक्सिल तो समझती हो ना, ऑलवेज which is highly meristematic and fast growing. And fast growing. Auxiliary bud can be transformed into, ये किस में हो सकती है, बड में हो सकती है, न्यू ब्रांच हो सकती है, स्पाइन। सो auxiliary bud can be transformed into बड भी बना सकती है, न्यू ब्रांच भी बना सकती है, टेंड्रिल भी बना सकती है, स्पाइन भी बना सकती है, ऐसे कुछ बना सकती है। एंड न्यू प्लांट के भी केसेस देखने को मिलते हैं। अच्छा, स्टेम हमें पता चल गया नोड और इंटर नोड से बना हुआ होता है। अब हम आगे की बात करें। नाउ नेक्स्ट इज we will see that कि जो स्टेम है, स्टेम में हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर, और दूसरी चीज़ है मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन। इसमें स्टेम में स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, हमने आपको बता दिया कि ये नोड से और इंटर नोड से मिलकर बना होता है, और जहाँ पर भी एक्सिलरी बड निकलेगी वो चीज़ क्या होती है, हर एक नोड से एक एक्सिलरी बड निकलेगी। सो दिस इज एक्सिलरी बड, दिस इज नोड, दिस इज इंटर नोड। इतना ही है स्ट्रक्चर में, बाकी हमने पीछे आपको बता दिया। एक्सिलरी बड ज़्यादातर ब्रांचेस भी बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। मॉडिफिकेशन देखो, मॉडिफिकेशन क्या है कि स्टेम मॉडिफिकेशन 3 तरीके से हो सकते हैं। स्टेम मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड भी हो सकता है, स्टेम मॉडिफिकेशन सब एरियल भी हो सकता है और एरियल भी हो सकता है। दैट इज अंडरग्राउंड। फिर क्या हो सकता है, सब एरियल, आधा बाहर रहे आधा अंदर रहे, और फिर क्या हो सकता है पूरा बाहर ही रह जाए, तो उसे क्या कहते हैं, एरियल। बोलो बात सही है। तो जमीन के अंदर अगर स्टेम मॉडिफाई हो जाए, कैसे मॉडिफाई हो जाए, मान लीजिए कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, तो इसके 4 प्रकार हैं। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के कितने प्रकार हैं, कि ट्यूबर में हो जाए, या राइजोम हो जाए, या फिर क्या हो जाए, ट्यूबर में हो जाए, कॉर्म, अरबी जानती हो, घुइयाँ, अरबी की सब्जी बनती मालूम है कि नहीं, बल्ब, दैट इज ऑनियन,
ये चीज़ हो गया। तो किसी न किसी तरीके से इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो हम ट्यूबर देखेंगे, राइजोम का एक देखेंगे एग्जांपल अदरक, दैट इज़ जिंजर। ट्यूबर का देखेंगे पोटैटो। अरबी को देख लेंगे इसका इंग्लिश नाम क्या है, बट उसे कॉर्म कहते हैं मेरे ख्याल से, उसी के नाम से इसका बना है, ट्यूबर पोटैटो। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देखें क्या होता है। एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल अमांशी? सो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में अगर जो प्लांट है उसमें अंडरग्राउंड स्टेम में मॉडिफिकेशन हो जाए कि ये इसकी पत्तियां हैं और पत्तियों में नीचे स्टेम गया है, ये प्राइमरी रूट डाइज ऑफ एंड सेकेंडरी रूट कम आउट फ्रॉम स्टेम, और स्टेम में से सेकेंडरी रूट कम सा आउट हो जाए और साथ में वो अब स्टेम है लेकिन ये स्टोरेज का काम करने लग जाए, तो क्या होगा? सेकेंडरी रूट है तो ये चीज़ हो गई स्टेम है। तो ये चीज़ जो होती है दैट इज़ पोटैटो को ज़मीन से उखाड़ोगी तो वो उसके एंड में ऐसा होगा, पूरा पूरा गुच्छा निकलेगा। तो ये ट्यूबर है, दिस इज़ ट्यूबर। तो ये किसका मॉडिफिकेशन माना जाएगा? क्या स्टेम में से पार्ट निकले हैं? ठीक है, तो स्टेम में से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं, और एक पोटैटो में देखो तो पोटैटो में भी ऐसी बहुत सारी आइज़ होंगी, और अगर उन आइज़ को काट दो, यहाँ से इसकी कटिंग करके ज़मीन में डाल दो, तो इसमें से एक नया पोटैटो निकल आएगा। एक आलू से कई आलू निकाले जा सकते हैं, इसको कहते हैं आइज़, या ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्यों हैं? जरूरी ये नोड्स रहे होंगे, क्या रहे होंगे? नहीं तो नोड से ही तो फिर एक्सिलरी बट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकलती हैं। तो ये भी इसकी पहचान है, चिकना होता है, शकरकंदी की तरीके से, स्वीट पोटैटो की तरह इसमें से बाल नहीं निकले रहते, इसमें रूट हेयर नहीं होते। इससे भी पता चलता है पोटैटो कितना चिकना रहता है, मिट्टी से निकालो। गांव में गई होगी अपने तो देखा होगा, होता है कि नहीं? तो ये जो पोटैटो है किसका मॉडिफिकेशन है? इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ जो भी है, इसी में से बड निकलती है। ये जो आई है इसमें से क्या निकल आएगी? क्या बड निकलेगी? क्या यही एक्सिलरी बड होती है? बोलो। तो इसमें से क्या निकल आएगा? पोटैटो में से एक्सिलरी बड निकल आएगी, ऐसा हो जाएगा, बड निकल आएगी। घर में कभी ऐसा हुआ भी होगा, आपके पास आलू रखी होगी तो बड नहीं निकली होगी। चलो दूसरा मॉडिफिकेशन देखो, सेकंड मॉडिफिकेशन इज, ये तो हम लोगों ने पोटैटो का देख लिया कि पोटैटो उगाता है, एंड दीज आर द लीफी पार्ट। लीफी पार्ट इसमें किसी काम का नहीं आता है, वो चाहे तो फॉडर के तौर पर इस्तेमाल कर लो, लेकिन असली चीज़ जो हमारे काम में आती है वो क्या है? वो है पोटैटो। तो ये सब पोटैटो जो कि स्टेम के मॉडिफिकेशन है, चूँकि ये अंडरग्राउंड स्टेम इसमें मॉडिफाइड हुई है, तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन हुआ है इसलिए, और ट्यूब की तरह फैल गया है लास्ट में, तो ट्यूबर है। बाकी तो हमने बता दिया कि प्राइमरी रूट इसकी चली गई और बाकी ये रह गई। सेकंड इज राइजोम। व्हाट डज इट मीन बाय राइजोम? इफ स्टेम ग्रोज लेटरली, अगर वो लेटरली ग्रो करे, ऐसे ज़मीन के अंदर ऐसे ग्रो करे और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ग्रो करती रहे,
ठीक है, ऐसे। और इसमें ये इसके नोड्स हैं ऐसे, और यहीं से इसमें लीफ निकलने लगे और यहीं से रूट्स निकलने लगे। कहीं कहीं से सभी नोड से निकलेगी, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, फिर ये हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये स्टेम बढ़ती चली जा रही है, या अलाउ ही मत करो रूट से, नहीं तो हमारी अदरक खर्च हो जाएगी। जितना अलाउ करोगे तो उतना बढ़ती चली जाएगी। तो ये इसमें से रूट्स निकलने लग गई। सो व्हेन स्टेम ग्रोज, व्हेन स्टेम गोज लेटरली, और क्या ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है? अंडरग्राउंड। एंड चूंकि इसमें इसका स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, आलू खाओगी तो क्या मिलेगा? बोलो, एनर्जी मिलेगी। अच्छा, अदरक तो नहीं खा लोगी कि पेट भर अदरक खा लिया, आज बिल्कुल शक्ति आ गई? बोलो, अदरक खाती हो? नहीं खाती हो ना, शक्ति के लिए तो नहीं खाती हो। या ऐसे शतावरी है जो हम एस्पेरेगस है वो खा लेते हैं क्या? जो हमने बताया था एक मेडिसिनल पर्पस है एस्पेरेगस का, रूट का ही बताया था कि नहीं, एडवेंटिशियस रूट, फूल जाती, बोलो, उसे भी नहीं खाते हैं। हाँ नहीं बोला करो तो थोड़ा पता चल जाता है। ये एस्पेरेगस दिखाया गया है कि नहीं? तो ऐसे ही है। तो जब ये लेटरली अंडरग्राउंड एंड कंटेन्स, क्या कंटेन करे? प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। इसका अलग ही है, प्रोटीन एंड मिनरल है इसमें, सॉलन हो गई है, अलग ही इसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। जिसमें प्रोटीन और मिनरल होता है उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो प्रोटीन्स एंड मिनरल, एनर्जी का कुछ नहीं है इसमें। मिनरल्स वैसे रूट्स एंजाइम स्टोरेज के भी काम में आती है, खैर ये रूट नहीं है तो स्टेम है। देन तो इट इज कॉल्ड राइजोम, इट इज कॉल्ड राइजोम। एग्जाम्पल क्या हुआ? जिंजर एक राइजोम है, अदरक। नेक्स्ट पार्ट देखें, सी इज कॉर्म। सो इफ अंडरग्राउंड हो और अंडरग्राउंड में इसमें ऐसे ऐसे नोड्स हो जाएं और इसमें से कुछ ना कुछ रूट्स निकलने लग जाएं। अरबी देखी है, घुइयाँ खाई तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खाई होगी, बोलो। और फिर इसी में से रूट्स, तो यही है अरबी। तो जो व्हेन अंडरग्राउंड स्टेम, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और दूसरी चीज़ें थोड़ी है। दूसरी भी चीज़ें पेट भरने के लिए तो इसे इस्तेमाल नहीं करते। अंडरग्राउंड स्टेम जो सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल की जाती है उनमें विटामिन होता है, बात समझ में आई? और जो फूड के लिए हो तो कार्बोहाइड्रेट। तो ये अरबी है, ये सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करती हो कि फूड के तौर पर, सीरियल्स के तौर पर, या ग्रेन्स के तौर पर, या लेग्यूम्स के तौर पर? बताओ। जो दालों के तौर पर इस्तेमाल की जाए उनमें प्रोटीन है, जो सीरियल्स के तौर पर इस्तेमाल की जाए उनमें कार्बोहाइड्रेट है, जो सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल की जाए उनमें विटामिन एंड मिनरल्स हैं। तो ये क्या चीज़ है? कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स लिख दें, बोलो। यही तो इनका बेसिक वो है, कैटेगराइजेशन। सो विटामिन, इसी से समझ लिया करो कि किस में क्या है। देन और ये क्या है? एंड इट ग्रोज वर्टिकली। कैसे करती है? वर्टिकली, कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस नोड्स हो जाते हैं क्या इसमें? बहुत सारे नोड्स हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? देन इट इज कॉल्ड कॉर्म। देखो, मुझे मेरे हिसाब से जो अरबी है ना, घुइयाँ, वही कॉर्म है। आपकी बुक में अरबी बना हुआ है, फिगर देखो अरबी का, तो बुक कहीं पे बताएगी तो हम लिख देंगे। यार अरबी दिख रही बीच वाली,
बुक में लिखा होगा तो हम बता देंगे कि ये क्या है, वरना अरबी की मुझे इंग्लिश में मालूम नहीं है क्या कहते हैं। ठीक है, देख लेंगे, अभी बता देंगे। तो मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ। इट इज़ एग्ज़ाम्पल कौर में ही है, फिर भी मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ तो अरबी लिख देता हूँ। गुइयाँ, ये चीज़ है। तो आपने क्या देखा? ट्यूबर देख लिया, राइजोम देख लिया, कॉम देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? क्या अब हम बल्ब देखेंगे? चौथा, बल्ब भी अंडरग्राउंड होता है। प्याज जमीन के अंदर से निकाली जाती है, मालूम है? बस जमीन से ठीक थोड़ा सा नीचे होता है। फिर ऊपर की झिल्ली हटा दी जाती है उसकी, अपर मेम्ब्रेन। चौथा पार्ट है बल्ब। इफ अंडरग्राउंड स्टेम जो भी है स्टॉप्स ग्रोइंग वर्टिकली, स्टॉप्स ग्रोइंग वर्टिकली, ठीक है, देन वेरियस नोड्स आर स्टैक्ड वन ओवर अनदर। जो जितने भी नोड्स हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर ही स्टैक हो जाएंगे, क्योंकि वो बढ़ नहीं रही है। और इसी में से बहुत सारे लीफी पार्ट निकल आएंगे। क्या? क्योंकि यहाँ से एक तरीके से बड है, वहाँ से लीफ निकलेगी। बोलो, ये नोड्स हैं, तो नोड से एक पूरा बन गया नोड। ये वेरियस नोड्स, इन नंबर ऑफ नोड्स। तो जहाँ पे नोड्स होगा और इंटर नोड्स भी होंगे फिर इनके बीच में, गेट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? और ये क्या हो गई? ये जो एक्सिलरी बट थी, इनसे लीफ निकल आई, डेवलप्ड एज स्टोरेज पार्ट एज लीफ। एक्सिलरी बड, ठीक है, प्रोपगेट्स लीव which are storage parts। तो पहले ग्रीन प्याज होती है, उसमें से बहुत ग्रीन ग्रीन लीव होती है। फिर बाद में क्या होती है? कभी ग्रीन प्याज देखी है कि बहुत पतला है और इसी में नीचे जड़ निकली रहती है और इसमें से ऐसे ऐसे निकला रहेगा। लेकिन अगर ऊपर वाली चीज़ डाई ऑफ हो जाए तो क्या हो? और नीचे बढ़ता चला जाए। ग्रीन प्याज का नीचे मोटा होता है कि पतला? बताओ, बताइए। नहीं होता है मोटा, बहुत पतला होता है। देख लेना फिगर, या सब्जी मार्केट में जाना, ये मोटा होता है। तो जब ये डाई ऑफ हो जाएंगी तभी तो ये बढ़ेगा। थोड़ा सा मोटा होगा कि असली प्याज की तरह मोटा होगा? बताओ, थोड़ा ही मोटा होगा। तो बाद में जब ये डाई ऑफ हो जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद फिर असली प्याज पैदा होगी? ये हो जाएगा। तो ये ग्रीन अनियन है, फिर ये डीजनरेट हो जाती है। इसे डीजनरेट होना ही है, ऐसा नहीं है कि कोई उखाड़ता है, धीरे धीरे सूख के गिर जाती है, डीजनरेट। और फिर ये क्या होगा? गेट सॉलन हो जाएगा। तो टू ठीक है, गेट कन्वर्टेड इनटू मैच्योर्ड ओनियन। तो इसके ऊपर जो लीव्स हैं उसके ऊपर भी अलग अलग मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो भी अलग अलग हैं। वो लीव्स जो कि सूख गई हैं, वही मेम्ब्रेन है। तो हमने चौथा क्या देख लिया? अंडरग्राउंड स्टेम ग्रोज एज अनियन। तो ये भी हमने देख लिया। तो पहला मॉडिफिकेशन आपने देख लिया ना, अनियन, ठीक है। और एक और मॉडिफिकेशन है, लहसुन को क्या कहते हो?
एंड गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक, दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। स्टेम मॉडिफिकेशन में हमने पहला क्या बताया आपको, क्या पहला बताया अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, बताओ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। इसके 4 पार्ट कौन कौन से बताएं? याद है? 1 2 3 बताओ, कुछ तो बताओ। क्या क्या मॉडिफिकेशन बताएं? बुक, अरे स्टोरेज तो हाई है अंडरग्राउंड का, सब स्टोरेज थोड़ी है। अनियन में कहाँ स्टोरेज हो रहा है? सभी स्टोरेज है क्या? ये कहाँ स्टोर कर रहा है? तो फेंक देती हो, कहाँ स्टोरेज है? बोलो कौन कौन से 4 हैं? ट्यूबर, बोलो ना 4, बुक से ही देख के बोलो, लेकिन बोलो। राइजोम, और बोलो, 1 2 तो बोलो। नहीं बोलोगी? थोड़ा सा बताया करो, याद रखो चीज़ों को। ठीक है, सब एरियल मॉडिफिकेशन थोड़ा सा ऊपर रहे, जमीन के ठीक ठीक ऊपर बढ़े, जस्ट अबव ग्राउंड। अंडरग्राउंड में तो अंडरग्राउंड हो गया, इसमें नहीं बताना। ये देखो, इसके 4 मॉडिफिकेशन है। रनर में हो जाए, रनर में ग्रास हो गया, इसमें बताया आपको पोटैटो, जिंजर। अरबी का इंग्लिश मीनिंग देख लेना, अरबी का अभी ये तो मैं देख लूँगा। और बल्ब में अनियन गार्लिक। अच्छा, रनर हो गया। रनर समझती हो कि ग्रास जमीन के ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाए, तो रनर अभी बता दे रहे हैं। स्टोलॉन, तीसरा क्या है? ऑफसेट, तो ऑफसेट पिस्टिया में होता है, क्राइसेंथीमम में होता है, जिसको कि टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। चौथा है शक्कर। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ें। दिस इज इन शुगर केन और ऑफसेट, जिसको पिस्टिया में कहते हैं। पिस्टिया का हमने वीडियो में रखा है। और या क्राइसेंथीमम, जिसने बहुत सारी झीलें सुखा दी थी बंगाल में। अच्छा, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे एरियल मॉडिफिकेशन, वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम सब एरियल मॉडिफिकेशन में हैं। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? नाउ तीन इसमें फूड स्टोरेज के हैं, और एक एग्जाम्पल किस चीज़ का है? कोलोकेसिया। इस कॉम का क्या नाम है? अरबी को क्या कहते हैं? कोलोकेसिया। कोलोकेसिया अरबी को कहते हैं। नाउ 3 इसमें फूड स्टोरेज के हैं। आप पूछ रहे थे ना फूड स्टोरेज का कौन कौन सा है? ये तीनों किसके हैं? अब देखो, सब एरियल मॉडिफिकेशन
इफ स्टेम अपने काम को छोड़कर दूसरे काम करने लग जाए, उसका काम है सपोर्ट करना, ब्रांचेस को उगाना, वो कहीं स्टोर कर रही है तो कहीं कुछ कर रही है, अपना काम ठीक से नहीं कर रही, कहीं नोड को कॉम्पैक्ट कर दिया है तो लगेगी नहीं स्टेम है, तब तो मॉडिफाइड मानी जाएगी। तो ठीक तरीके से स्टेम अगर स्टेम है तब तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं, लेकिन कुछ और करने लग जाए तो मॉडिफिकेशन है। सो इफ स्टेम, ठीक है, अबव ग्राउंड गेट मॉडिफाइड हो जाए टू प्रोपगेट, उसमें से रूट्स निकलने लगे, स्टेम में से ऊपर से ही रूट्स निकलने लग जाए, ठीक है। लीव्स भी कई बार निकलेंगी, वो भी अभी हम देखेंगे। ऐसा कुछ हो तो फिर हम देखेंगे, वो सभी चीज़ें हम देखेंगे। अब देखो कि इसका एग्जांपल शुगर केन नहीं है क्योंकि वो तो स्टिल ट्रूथ होती है, वो भी है, एग्जांपल आगे आएगा, इसमें आएगा ये। स्टोलन में दूसरी चीज़ है जैस्मिन और मिंट है, जैस्मिन और दूसरा क्या है मिंट, पुदीना, तो ये दोनों है। तो ये सारी हो तो सब एरियल मॉडिफिकेशन है। पहला देखो, पहला है रनर, जैसे ग्रास को हमने यहाँ उगा दिया, ये ग्रास है और ये इसकी ग्रास उगी, लेकिन ये ग्रास सीधे नहीं बढ़ सकती क्योंकि इसकी स्टेम में पावर नहीं है और ये बिल्कुल लेटरली मूव करने लगी। लेटरली मूव करने लगी तो इसके पास नोड्स होंगे और नोड से क्या दूसरी रूट्स निकलने लगेंगी, और साथ में यहाँ से क्या होगा, लीफ निकलेगी क्या। ऐसे घास बढ़ती चली जाएगी पूरे खेत में, पूरी फील्ड में, होता है कि नहीं। तो ये कैसी है, इट मूव्स ऑल अराउंड। सो रनर क्या होता है, व्हेन वीक स्टेम which cannot grow vertically its different branches starts growing laterally। वो कैसे ग्रो करने लग जाएं, laterally, चलो laterally and from its nodes क्या चीज आ जाए, roots and leaves comes out। दौड़ने लग गई चारों तरफ, एक जगह उगाया था ये दौड़ने लग गई, ठीक है। तो रनर नाम सही है कि नहीं, देन इट इज कॉल्ड रनर। तो रनर का एग्जाम्पल क्या है, क्या ग्रास है, स्ट्रॉबेरी भी इसका एग्जाम्पल। स्ट्रॉबेरी का वीडियो देखा आपने हमारा वाला, कि बना के दिखाएं, क्या बोलो, वो देखा ना उसमें स्ट्रॉबेरी कैसे बढ़ रही है, जमीन के ऊपर ऊपर बढ़ रही, रूट निकल रही है और उसमें स्ट्रॉबेरी निकलती जा रही है उसी नोट से, देखा है ना ये बात, बोलो। तो आपने अभी पहला रनर देख लिया, अब दूसरा देखो कि स्टोलॉन। स्टोलॉन में क्या होगा कि मान लीजिए कि एक ब्रांच यहाँ पर, स्टेम थोड़ा नीचे तक होता है क्योंकि सीड हम थोड़ा गड्ढा करके डालते हैं ना, तो स्टेम नीचे तक होगा, वहीं से प्लम्यूल से तो स्टेम आएगा। अच्छा, यहाँ से रूट्स आ गई, इससे और भी ब्रांचेस निकली स्टेम की, लेकिन वो उतनी ताकतवर नहीं थी, ये भी ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, ये फ्लावर बना ली, ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा ताकतवर थी, कोई भी ताकतवर नहीं थी। दूसरी वाली फिर झुक गई, ये भी झुक गई,
और झुकने के बाद फिर ये ज़मीन को टच कर गई, ये भी ज़मीन को टच कर गई, और ज़मीन को टच करने के बाद फिर इसने रूट्स निकालना शुरू कर दिया, और जहाँ से रूट्स निकालना शुरू कर दिया वहीं से इसने फिर दूसरी लीव्स भी पैदा करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसने अगर लीव्स पैदा करना शुरू कर दिया तो इसकी अपनी फोटोसिंथेसिस होने लगी और अपने इसके न्यूट्रिशंस हैं। अब इसको यू कैन कट इट, इसको क्या किया जा सकता है, कट कर दो, और नहीं तो नहीं कट करोगे तो डिजनरेट हो जाएगा, अब इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया। तो इसको कहते हैं यू कैन कट एंड इट इज़ नाउ इंडिपेंडेंट प्लांट। अब वो पिछले वाले से क्यों मतलब रखेगा, अपनी रूट है, इसका अपना फोटोसिंथेसिस का इसके ऑर्गन्स हैं, तो कट कर देंगे, अदरवाइज डीजनरेट, पीला पड़ जाएगा खुद ही। तो ये स्टोलन है, ऐसा जस्मिन और मिंट में होता है, पुदीना में ये चीज़ पाई जाती है। सो एग्जाम्पल क्या हो गया, जैस्मिन एंड मिंट। तो बहुत सारे फ्लावर्स में ऐसा होता है, ये बहुत स्टाइलिश है, ऐसा याद कर सकती हो, तो इसे स्टोलन कहते हैं। तो इस वजह से ये मुड़ मुड़ के चल रही है, और ऐसा गुलाब फूल तो स्टाइलिश होते ही हैं। तो ये हमने देख लिया कि ये स्टेम मॉडिफाइड है। सो स्टेम, वीक स्टेम ग्रोज, लेटरली तो नहीं चल रही है, ग्रोज बट बेंड टुवर्ड्स ग्राउंड। वीक स्टेम grows and bend towards ground as soon as it touches ground। तो क्या होगा बताओ, leaves and roots come out from it, from that part, and it get disconnected from parent plant, it get disconnected eventually from parent plant। फिर ऐसा आगे भी होता रहेगा। जैस्मिन में ऐसा होता है, जैस्मिन का पौधा देख लेना नेट में तो पता चल जाएगा, कि पौधा जो हमने नहीं भी दिखाया है वो आप नेट में देख लेना, तो आपको वास्तव में इसको ये रिकनेक्ट हो जाएगा कि चीज़ों से, ठीक है ना, कि कैसे होता है। अब हमने स्टोलन देख लिया है, लेट अस मूव अहेड। तीसरी चीज क्या है, ऑफसेट। अच्छा, ऑफसेट को भी हमने प्रैक्टिकली दिखाया है कि ऑफसेट क्या होता है। तो हमने पिस्टिया का दिखाया, उसके असली फूल जो होता है, फिगर नहीं दिखाया, वीडियो में देख लेना। तो इसमें क्या है, कि वाटर में स्टेम क्या होती हैं, इनमें कुछ एयर भरी होती है, तो विच इनको बियांसी देती है, यानी जो इनमें यहाँ पर लीफ तो आ गई, फिर स्टेम आगे ऐसे ऐसे बढ़ने लगी, तो इसमें एयर सैक्स हैं जो इनको फ्लोटिंग करते हैं, बहुत सारे एयर सैक्स हैं। आगे बढ़ने पर जो अगला नोड आया, तो अगले नोड पे फिर क्या हुआ ये, और फिर इसमें से फिर क्या हुआ, क्या फिर लीव्स आ गई, पिस्टिया की लीव्स, और फिर और आगे बढ़ी, तो ये तैर रही हैं स्टेम, और फिर और आगे बढ़ने पे फिर से जहाँ नोड आया तो पिस्टिया की लीव आ गई। तो इसको कहते हैं ऑफसेट।
अपना तरीका छोड़ के दूसरा ही तरीका अपना रहा है, उसको कहते हैं ऑफसेट। जैसे अगर आप जानते हो ना ऑफसेट प्रिंटिंग, एनीथिंग विच इज़ नॉन कन्वेंशनल, दैट काइंड ऑफ, ये ग्रामर है, उसको कहते हैं, ये ऑफसेट एक वर्ड है, इट इज़ मेकिंग न्यू वे, और कोई मतलब नहीं है। इसकी एटिमोलॉजी देखोगी तो क्या है इसका मतलब, मेकिंग इट्स ओन वे, तो उसको क्या कहते हैं। जैसे विनाइल पेंटिंग है और तरह तरह की है, उसमें एक ऑफसेट पे ये भी है प्रिंटिंग, बैनर बनवाते हैं लोग कि नहीं, तो एक नया तरीका ही आया है, तो उसे ऑफसेट प्रिंटिंग कहते हैं। ये पिस्टिया है, ये उसमें ये स्टेम है, जो स्टेम लिटरली पानी में फ्लोट करता है ऑन वाटर। इसको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं ज़मीन से कि बहुत मिनरल्स है, तो कांटेक्ट में छोटी छोटी रूट्स हैं दिखाने के लिए, बस वो ये है। तो इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। पिस्टिया इसका एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज़ इक्नेरिया, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। तो एग्जांपल है पिस्टिया और इक्नेरिया। अच्छा, या फिर हमने और भी बताया था आपको, दैट इज टेरर ऑफ बंगाल, ट्राइसिंथीमम। ठीक है, ये चीज़ है। एक और भी है, इसका ट्राइसिंथीमम ही नाम है, अभी पीछे क्या लिखा है ये है। तो इनका काम क्या है, दे टेक मच ऑफ द ऑक्सीजन, ये पानी के ऊपर उगते हैं, और मच ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। दीज ग्रो वेरी फास्ट एंड एब्जॉर्ब much of oxygen from water. So biological oxygen demand of water that is BOD increases। ये क्या होता है, ये होता है दिस इज द नेसेसरी ऑक्सीजन टू डिकम्पोज ऑल द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। उसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मछलियों की शिट है, और इस तरीके से न जाने कितना ऑर्गेनिक मैटर है जो डिके कर रहा है, मछलियाँ मर गई हैं, उन सबको बैक्टीरिया ही तो खाते हैं। और जो बैक्टीरिया खाते हैं, क्या वो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, उनको डाइजेस्ट करने वाले, पानी में रहने वाले सारे क्या हैं। सो oxygen needed by bacteria to decompose all decaying organic matter। डिके हो रहा है उसको, फ्रेश फिश थोड़ी, उनको थोड़ी ना खाना है, ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर इसने सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली तो बीओडी बढ़ जाएगी, नीडेड बीओडी बढ़ जाएगी, कि अब और ऑक्सीजन चाहिए। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ये उसकी बात की जा रही है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नीडेड, क्योंकि ये डिमांड है ना, तो और बढ़ जाएगी कि नहीं। एंड ऑर्गेनिक मैटर कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बताओ, ये ऑर्गेनिक मैटर कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग। वाटर कैसा हो जाएगा, ये बिकम डर्टी एंड स्टेगनेटेड, जब बढ़ता चला जाएगा, बिकम डर्टी एंड स्टेगनेटेड, सड़ान आने लगेगी। नेटेड फिश ड्यू टू ये डेप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, डेप्लीट हो गई, डेप्लीशन ऑफ O2, एक्वेटिक एनिमल स्टार्ट्स डाइंग।
और फिश ही जिस पानी में मछलियाँ मर जाएं, वो पानी को, उस झील को दलदल बनते देर नहीं लगती, क्योंकि मछलियाँ ही तो ऑर्गेनिक मैटर खाती हैं, और वही मर जाएं तो पानी डेड वाटर हो गया ना, अब वो दलदल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्वेटिक एनिमल्स स्टार्ट्स डाइंग। कितनी बार अरविंद केजरीवाल ने 5000 टन मछलियाँ डलवाई यमुना ने, लेकिन वो यमुना बचने के बजाय वो भी मछलियाँ मर गई और दलदल बन गया। तो वो क्यों डलवाते हैं? कि पानी साफ हो जाए, लेकिन वो पानी ऐसा है कि उसमें मछलियाँ जिंदा ही नहीं रह पाती हैं। स्टार्ट्स डाइंग, तो रिजल्टिंग मोर एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इससे क्या होता है? जब ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे क्या होगा? ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दिस कॉजेज, इससे क्या होगा? डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। पौधे, जो पौधे होते हैं जो खुद अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रोफ, तो फाइटोप्लैंक्टन बढ़ने लगते हैं, या एल्गे बढ़ने लगते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे या रेड एल्गे, कुछ ना कुछ एल्गे बढ़ते ही रहते हैं। एल्गे बढ़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एंड ये बढ़ने लग जाएंगे, एंड वाटर क्या होगा? दैट वाटर बिकम्स लाइक मड एंड अल्टीमेटली lake dies away. This is called eutrophication. And ultimately क्या होगा बताओ? water get converted into कीचड़ में बदल जाएगा, एंड लेक क्या हो जाएगी? मर जाएगी। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? क्या? यूट्रोफिकेशन, झील की मृत्यु। और इसी वजह से इसे टेरर ऑफ क्राइसिंथीमियम है। इसका नाम क्या है? ट्राई नहीं है, देखो गड़बड़ी कर दी, क्राइसिंथीमियम। ट्राई यही है, ऐसे ही लिखा जाएगा, क्राइसिंथीमियम। अब देखो, इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया। क्या? झील की झील मरती चली गई। समझ में आ गई बात? देखो अभी तक हमने 3 चीज पढ़ी। क्या रनर समझ में आ गया? क्या स्टोलन समझ में आ गया? क्या ऑफसेट समझ में आ गया? बोलो, बताओ। हाँ नहीं तो बोलो कुछ। चलो, ऑफसेट आपको समझ में आ चुका है, तो अब हम आगे की बात करें। चौथी बात क्या हुई? कि शक्कर। तो एक और है जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड शक्कर का मॉडिफिकेशन। नाउ कि शक्कर यानी किसी भी प्लांट में अगर स्टेम तो नीचे तक थोड़ा होता ही है, तो इसके जो स्टेम के निचले पार्ट से नई ब्रांचेस आ जाएं। वैसे इसमें नीचे और भी रूट्स हैं, लेकिन इसके निचले पार्ट से ही नई ब्रांचेस आ जाएं, वो भी स्टेम है, और उनमें से भी फ्लावर डेवलप हो जाए। और यहाँ पर ये तो अपना प्लांट है, ये कुछ ना कुछ कर ही रहा है, और यहाँ से इसमें रूट्स डेवलप हो जाएं कि भाई इनको एक्स्ट्रा पानी देना है, ये रूट सीधे सीधे पहुँचा नहीं, इन्हें एक्स्ट्रा देना है, तो इनके लिए कुछ, तो ये ज़मीन से सक करने लग जाए। स्टेम क्या करने लग जाए बताइए? स्टेम दैट इज अंडरग्राउंड ब्रांचेस कम आउट। ठीक है? और ये तो क्या, अब इससे ये अलग भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं है, कट कर दो फिर। तो इस तरीके से इफ फ्रॉम
अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम से क्या चीज निकला है? ब्रांचेस कम आउट इंडिपेंडेंटली, and it results in propagation of new set of roots for sucking water and mineral from ground. जरूरत नहीं थी, एक स्टेम था, इसे सक करने की क्या जरूरत थी? वाटर एंड मिनरल फ्रॉम ग्राउंड, ऐसा करने लग जाए। तो अब ये सक कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं बताइए? सक्स, ये चूस रही हैं जमीन से क्या चीज? वाटर एंड मिनरल फ्रॉम ग्राउंड। तो इन्हें सकर कहना ठीक है? तो इसलिए अब इसमें क्या होगा कि दीज आर नाउ सकर्स and they can grow as independent, these branches can grow as independent plant, these branches can grow as independent plant में बदल जाए तो उसे सकर कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है पाइन एप्पल, पीसीबी, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल है, क्राइसेंथीमम है, क्राइसेंथीमम है और बनाना है। तो इन सब में क्या होता है कि बनाना में नीचे से दूसरा भी पेड़ निकल आता है, बनाना में भी यही काम होता है, नीचे से दूसरा निकल आएगा। जहाँ तक क्राइसेंथीमम की बात है वो हम आपको दिखा दें कि क्राइसेंथीमम क्या चीज़ होती है। क्राइसेंथीमम तो क्राइसेंथीमम बहुत अच्छा प्लांट होता है, ये भी एक डेकोरेटिव प्लांट होता है क्राइसेंथीमम। लेकिन अब इसमें ये क्राइसेंथीमम इस तरीके का फूल देखा होगा कि माला बनाने के काम में आता है कि नहीं, है कि नहीं? तो लेकिन जहाँ पर भी इसके प्लांट्स होंगे ये बढ़ते इसी तरीके, कहीं कहीं इसके बगीचे भी होते हैं। सो क्राइसेंथीमम इज़ ए वेरी गुड प्लांट, फ्लावर इसका बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन फिर भी इसमें यह दिखाया नहीं गया है, एंड जो रूट्स होंगी वो उसी तरीके से बढ़ेंगी जैसे हमने आपको बताया। या पाइन एप्पल में भी इस तरह की, ज़मीन के अंदर तो नहीं दिखा सकते ना, तो ये चीज़ आप देख लें। पिस्टिया, क्राइसेंथीमम को सकर कहा गया है। और पीछे भी हमने टेरर ऑफ बंगाल में भी क्राइसेंथीमम लिखा है क्या? अब हम टेरर ऑफ बंगाल को देखें क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, फिर उसमें नहीं आएगा सकर। तो ये चीज़ है कि ये देखो पिस्टिया समझ में आ गया, ये रूट है, रूट दिख रहा, और वो है ऐसे बहुत सारे, ये लाइन से चलता चला जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? पिस्टिया। जैसे हमने आपको बताया था पिछले पेज में कि होता क्या है, ऐसा, तो ये है ऑफसेट में पिस्टिया है, ठीक है। अब रही बात, हमने टेरर ऑफ बंगाल को क्राइसेंथीमम कहा है, इसका नाम देखते हैं। वास्तव में फिर ये क्राइसेंथीमम नहीं है, क्योंकि एक स्टेम में दो कैसे हो सकते हैं? सो टेरर ऑफ बंगाल इज ऑल्सो कॉल्ड
वाटर हाइसिंथ, इसका नाम ठीक करो, ये चीज़ हम भूल रहे थे और इसका मैं फिगर भी दिखा देता हूँ। वाटर हाइसिंथ ही है। और क्राइसिंथीमम एक फूल है, वो देखा आपने कितना सुंदर फूल है ना। तो टेरर ऑफ बंगाल को कहते हैं वाटर हाइसिंथ। सो HYA और SINTH, ये। सो वाटर हाइसिंथ इन हिंदी इज कॉल्ड, मुझे लगता है ये जल कुंभी देखी है, ये खाने में काम में आती है, तो इसको देख लेते हैं कि वाटर हाइसिंथ देखें कि पानी में उगती है जल कुंभी, दैट इज़ टेरर ऑफ बंगाल। मतलब अभी कुछ चीज़ें ये देखो, ये है, तो जल ककड़ी भी इसको कहते हैं, जल ककड़ी, जल कुंभी, ये जल कुंभी है। लेकिन ठीक है, कुछ लोग इसकी सब्जी भी बनाएंगे, लेकिन ये पानी में बड़ी बुरी तरीके से उगती है, पूरे पानी का यूट्रोफिकेशन कर डालेगी। देखा आपने कैसे वाटर में फैल रही है। और इसमें करीब करीब 6 करोड़ रुपए सांबर लेक में खर्च हो जाता है, और डल लेक कश्मीर में, इसी वाटर हाइसिंथ की वजह से। नहीं तो लेक ही मर जाए, कितने साल से लेके उसमें आप देखोगे, जब जाओगे, कभी गई हो तो देखोगे कितने लोग कितना उसके अंदर से निकालते रहते हैं वाटर हाइसिंथ को। तो वाटर हाइसिंथ आपने देख लिया, पिस्टिया भी दिखा दिया आपको। और रही बात क्राइसिंथीमम, और क्राइसिंथीमम आपने देख लिया कि क्या होता है, कि क्राइसिंथीमम इन हिंदी, हिंदी में देख लेना, इसमें दिखा नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखें। तो मेन हमने देख लिया कि वाटर हाइसिंथ को हम जल कुंभी कहेंगे। तो कौन कौन से हैं स्टेम मॉडिफिकेशन? स्टेम मॉडिफिकेशन में एक बात बताई, और एक चीज़ और लिख लें, इसे जल कुंभी लिख लें, जल कुंभी। अब देखो, पहला है अंडरग्राउंड। क्या अब आप अंडरग्राउंड के कुछ हमें बता सकती हैं जिससे थोड़ा सा पता चले? क्या क्या बताया? राइजोट्स और ट्यूबर, राई, ठीक है, राइजोम, बल्ब भी बताया, और एक बताओ। अच्छी बात कर दिया आपने। तो इसमें भी फिर थोड़ा अंदाज़ा लगाओ। सब एरियल, क्या बताया? रनर है, हाँ सही है। बोलो। ऑफसेट और स्टोलॉन समझ में आया? झुक जाते हैं फिर काट दो, है ना, स्टाइलिश हैं, झुक जाते हैं। ऑफसेट, सबके एग्जाम्पल भी याद कर लेना। और सकर, और लास्ट क्या है, क्या एरियल? सो एरियल में क्या होगा? एरियल, एरियल की स्पेलिंग गलत कर दी, तो एरियल यहाँ पर भी गलत है। एरियल में AE आएगा, जब आगे आएगा एरियल, और ये क्या, ये भी आएगा AE। एरियल, एरियल मॉडिफिकेशन में हम देखेंगे कि टेंड्रिल्स, कभी देखा स्टेम से टेंड्रिल बन जाए? टेंड्रिल, जितनी गुआर्ड फैमिली है ना, तुरई, लौकी, ये सारे, बॉटल गार्ड या कुछ भी है, पंपकिन, जो भी गुआर्ड फैमिली है वो सब टेंड्रिल बनाती हैं। और टेंड्रिल एक्सिलरी बर्ड से बनता है क्या?
समझ में आई बात? और कुछ थॉर्न बना देती है, जो रोज वाली फैमिली है, बोलो। और कुछ ऐसी होती हैं जो आगे हम देखेंगे कि फाइलोक्लेड, उनमें खाना जमा हो जाता है, कैक्टस वाली फैमिली। फाइलोक्लेड हम बता देंगे आपको। और क्लेडोड, क्लेडोड, तो 4 तरीके की चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड। तो इनके एग्जाम्पल आप देख लो, दैट इज क्यूक्यूम्बर। क्यूक्यूम्बर, उसमें सहारा दे के वो चढ़ते हैं, तुरई लौकी, क्यूक्यूम्बर। पंपकिन, पंपकिन, ये क्या हुआ, दैट इज थॉर्न बना दें तो बुगैनविलिया। और जो सिट्रस फ्रूट है, नींबू देखा है उसमें कांटे होते हैं, कभी नींबू का पेड़ देखा है, दैट इज बोगैनविलिया। और जो लेमन है, लेमन ट्री, ये चीज़ है। फाइलोक्लेड, इसमें हम कैक्टस कहेंगे, ये हम दिखा देंगे आपको। और चौथा है क्लेडोड, तो इट इज कॉल्ड, क्लेडोड में ऑस्ट्रेलियन, दैट इज एकेसिया। ये सभी हम बताएंगे आपको। एकेसिया, तो दीज आर डिफरेंट मॉडिफिकेशन। अभी हमारा एरियल बचा है, एरियल के पूरा होते ही हम लीफ पर आ जाएंगे। तो देखो, इकॉर्निया, पिस्टिया एंड इकॉर्निया है, तो हम लोगों ने जहाँ पिस्टिया लिखा था ना ऑफसेट में, वहीं इकॉर्निया भी लिख दो। दो एच हैं, हमने एक एच लिखा था, एंड यू विल राइट ऑफसेट में 2 एच हैं। इकॉर्निया बुक में दिया हुआ है, इकॉर्निया, तो वही पिस्टिया की तरह ये भी होता है। सो अभी हमारे पास क्या बच गया बताओ, एरियल बच गया कि नहीं चारों? सो दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास व्हाट आर द एरियल मॉडिफिकेशन। 2 तो आपको पता है, उनको भी डिटेल से देखेंगे, फाइलोक्लेड, क्लेडोड और फाइलोड, 3 चीज़ों को देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।